स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या उस बुक में आपको बताया गया है जिससे आपका सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वो सब चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर जो है पूरा हाईलाइट वगैरह करके रखा है तुम्हारे लिए। तो जब तुम इसको पढ़ोगे ना बुक को, तो तुम इसमें पेंसिल से अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, कि तुम जब दोबारा पढ़ोगे तो केवल उसी पॉइंट्स को तुम एक बार पढ़ के चले जाओगे, देख लोगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम कुछ भी अंडरलाइन नहीं किए हो या इम्पोर्टेंट नोट्स या पॉइंट्स को वहाँ मार्क नहीं किए हो और दोबारा जब पढ़ने जाओगे तो पूरा एक तरह से पूरा चैप्टर ही ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना होगा दैट कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम सपोज कॉपी में नोट्स लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कॉपी में नोट कर लिया है। अगर तुम नोट्स नहीं लिखते हो तो एटलीस्ट बुक पढ़ते टाइम उसमें अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि दोबारा पढ़ने पर केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज किया जा सके और तुम्हारा जो समय है वो बचे। ठीक है, तो देखो, जैसे ये चैप्टर जो तुम्हारा है यहाँ पर, चैप्टर 1 हो गया और ये चैप्टर का नाम हो गया फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है ना, चैप्टर 1 ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन जो है चालू करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि देखो एक्चुअल में तुम्हारा जो भी सिलेबस है वो सिलेबस कहाँ से है, तो सिलेबस तो भाई एनसीईआरटी से ही है ना। सिलेबस कहाँ से, तो सिलेबस तो एनसीईआरटी से डिफाइंड किया हुआ है ना। तो जब तक तुम एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा काम कैसे होगा, तुमको पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। देखो, अगर आप टू दी पॉइंट पढ़ते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, तो देखो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। देखो, कुछ कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं। देखो, उस टाइप के बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट पढ़ना चाहते हो, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, तो आप अपनी क्लास 11 फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक पढ़ो। ठीक है, उसमें आपको टू दी पॉइंट मिलेगा। समझ के बाद तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या है। तो अगर एक लाइन में कहें तो फिजिक्स सब कुछ है जो तुम्हारे आसपास है। जो तुम्हारे आसपास है वो सारा फिजिक्स है। जो यूनिवर्स में हो रहा है वो सारा फिजिक्स है। यहाँ तक कि अगर तुम ये करते हो, दौड़ते हो, तो दौड़ना भी तुम्हारा एक फिजिक्स है। तुम्हारे बॉडी से पसीना निकलता है, फिजिक्स है। लाइट जलती है, फैन जो तुम्हारा चल रहा है, एसी में बैठ करके एसी की हवा खा रहे हो। ठीक है, ये सारा क्या है, तो ये सारा फिजिक्स है। ओके, कोई मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, बड़े बड़े प्लांट्स हैं वहाँ पर मशीन्स ऑपरेट हो रहे हैं, ये बिना फिजिक्स के कैसे पॉसिबल है। अगर फिजिक्स का नॉलेज ही नहीं हो इंसान को तो फिर हमें तो कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाएगा ना। सारी बात समझ में। तो ये जो फिजिक्स है ना भाई, ये बहुत ही मीन्स वास्ट, अगर बात करो तो एरिया में हर तरफ आपको घेरे हुए हैं। ठीक है, आप बिना फिजिक्स के नहीं हो। समझ रहे हो। अगर सपोज करो कि तुम्हें टीवी देखना है या फिर आप मोबाइल में गेम खेलना चाहते हो, तो भाई तुम मुझे ये बताओ कि उस गेम को खेलने के लिए, ठीक है, क्या फिजिक्स लगेगा कहीं ना कहीं। या तुम टीवी देखना चाहते हो तो क्या फिजिक्स लगेगा। तो फिर तो बात वही है कि फिजिक्स जो है वो हर जगह है। ठीक है, तुम्हारे चारों तरफ है, तुम पूरी तरह से फिजिक्स से घिरे हुए हो। अब स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हाँ, पूरा बुक में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वही सब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे देखो, पहला क्या है कि ह्यूमंस ह्यूमंस जो है हमारे, तो ह्यूमंस क्या है, तो बहुत क्यूरियस है। जैसे कि हम लोग क्या है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है किसी भी चीज़ को लेकर के। हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है कि नहीं। हम लोग चाहते हैं हमेशा दैट कि कुछ ना कुछ जो है हमेशा सीखते रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमंस आर वेरी क्यूरियस, है ना, ऑलवेज क्यूरियस। तो ह्यूमंस जो है वो हमेशा
क्यूरियस रहते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना। अब जैसे एक बात बताओ, चलो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब टाइम में पीछे चलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग चले जाते हैं 500 साल पीछे, ठीक है। 500 साल पीछे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो तुम अभी वहीं पर हो, 500 साल पीछे हो। अब क्या हुआ कि तुम्हें बोला गया कि थोड़ा तुम्हें जाना है, दिल्ली से जाना है तुम्हें, मुंबई जाना है, ठीक है। तो क्या तुम वहाँ पर, मतलब अगर सपोज करो कोई मीन्स वाहन यूज़ करना है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, तो कौन सा वाहन यूज़ करोगे? क्या मतलब मर्सिडीज बेंज या फिर BMW एस क्लास, मतलब क्या यूज़ करोगे 500 साल पहले? खुद सोचो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम कुछ हाथी घोड़ा यही सब यूज़ करोगे, है ना। और वो भी जब तुम दिल्ली से मुंबई जाओगे तो काफ़ी स्लो रफ्तार में तुम जाओगे। लेकिन अभी अगर तुम्हें मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो तुम कौन सा वाहन यूज़ करोगे? क्या साधन क्या होगा तुम? तो तुम्हारा साधन क्या होगा यहाँ पे दिल्ली से मुंबई जाने का? बहुत सारे, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, बाइक है, कार है, ठीक है। तो इतने सारे वाहन है तुम्हारे पास। क्या अगर हम लोग क्यूरियस नहीं होते, अगर हम लोग उत्सुक नहीं होते किसी भी चीज़ को लेकर के, तो क्या ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हो पाती क्या? क्या हम लोग अभी कार, फ्लाइट, ट्रेन, बस ये सब बना पाते क्या? क्या हम लोग इसको यूज़ कर पाते क्या, अगर हम लोग क्यूरियस नहीं होते तो? नहीं कर पाते। अभी भी हम लोग हाथी घोड़े पे ही चल रहे होते, है ना। देखो, अगर और पीछे चले जाओ, तो अगर हम लोग शुरू से क्यूरियस नहीं होते, मतलब जब हम लोग किसकी बात करते हैं, एंशियंट मैन की। एंशियंट मैन मतलब आदि मानव। अगर आदि मानव भी क्यूरियस नहीं होता, तो वो आग जला पाता क्या पत्थर से? अगर वो आग जला नहीं पाता तो खाना पका पाता क्या? खाना नहीं पका पाता तो अच्छा पौष्टिक आहार उसको नहीं मिलता, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता। और ब्रेन डेवलप नहीं होने पर वो एग्रीकल्चर, फार्मिंग ये सब नहीं सीख पाता, सोसाइटीज़ नहीं बना पाता। मीन्स क्यूरियस होना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ह्यूमंस क्यूरियस नहीं है, तो उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये हमारे अंदर से आती है, और लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीखना, और सीख करके उनको अपने डेली लाइफ में, जीवन में और सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना, है ना। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है और वो बहुत अच्छा बाइक चलाता है। तुमने उसको बोला कि भाई मुझे भी सिखा दो, ठीक है। तो ये जो सीखने की ललक है, ये जो सीखने की चाहत है, ये तुम्हारे अंदर आ रही है क्योंकि तुम क्यूरियस हो। तुम सीखना चाहते हो, तुम बाइक चलाना सीखना चाहते हो, तुम कार चलाना सीखना चाहते हो। ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर से आ रही है, और इसी से तुम सीखोगे। अब तुम जानवरों की अगर बात करते हो, तो क्या जानवरों को मतलब ऐसा देखे हो कि अगर कोई जानवर कुछ मतलब काम कर रहा है तो उसको आगे कैरी करता जाएगा? उनमें ये कैपेबिलिटी होती है क्या कि अपने मीन्स आने वाले जनरेशन को हम लोग कुछ लिखित रिकॉर्ड्स रखें कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, लिख करके रिटर्न रिकॉर्ड्स या इमेजेस बना करके रखे हुए हैं 500-600 साल, 5000 साल पहले के? नहीं, वो ह्यूमंस जो हम लोग जो स्पीसीज़ हैं, इनमें कैपेबिलिटी है। ये रिटर्न रिकॉर्ड्स रखते हैं, पुराने टाइम के रिटर्न रिकॉर्ड्स अभी भी मिलते हैं, है ना। और पुराने टाइम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए, ये सब अभी भी हमें मिलता है। तो इस वजह से जो हमारी क्यूरियोसिटी वो बाकी के मुकाबले में काफ़ी हद तक बहुत आगे है, और इस वजह से हम लोग इतना डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो क्यूरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जैसे कि तुम्हारा टाइड्स, टाइड्स आता है। टाइड्स का मतलब जैसे ओशन में जो लहरें उठती हैं, इनको देखकर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई ये कैसे हो रहा है। या फिर जो डे नाइट हो रहा है ना, दिन और रात जो हो रही है, तो इसको भी देख करके तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है ना भाई। हम लोग जानना चाहते हैं ना क्यों दिन और क्यों रात हो रहे हैं। तो इसका रीज़न तो बहुत सिंपल है, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मतलब दिन और रात होने की रीज़न क्या है। तो दिन और रात होने का रीज़न यही है कि आपका जो अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, उसके चलते दिन और रात हो रही है। उसके बाद मौसम भी बदलते हैं। मौसम बदलते हैं तो उनका उनका भी रीज़न क्या है? तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है तो सीजन्स वगैरह आते हैं, और रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे, जब वो गोल गोल ऐसे घूमता है, तो वहाँ पे हमारे क्या आते हैं, तो डे नाइट होते हैं। ये सारा जो हम लोग अभी जान रहे हैं, हमारे पास जो नॉलेज प्रेजेंट है,
ये हमारी क्यूरियोसिटी से ही आई है, ठीक है, वो हमारी क्यूरियोसिटी से आई है। अब ऐसा नहीं है कि वो अचानक से एक दिन में नहीं, बहुत हज़ारों साल से लोग ऐसा सोचते आ रहे हैं कि देखो भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, चलो इसका रीज़न ढूंढते हैं, चलो सीखते हैं, चलो पता करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी का देन है, ठीक है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये रीजंस हमें कहीं ना कहीं पता होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखो कि हमने जब हमारे अंदर जब क्यूरियोसिटी आई, हमने आग जलाना सीखा, हमने हथियार बनाना सीखा, टूल्स बनाए, ठीक है, और इस तरह से जो है ह्यूमंस का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो जो टूल्स हमने बनाए उनसे हमने शिकार किया, ठीक है, शिकार किया, फिर उसको डेवलप किया। अभी अगर तुम्हें मान लो कि किसी जानवर का शिकार करना है तो तुम कौन से टूल्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगर कोई हंटिंग पे जाता है तो जनरली वो टूल्स जो यूज़ करेगा तो या तो बंदूक यूज़ करेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तो अगर तीर धनुष भी लोग यूज़ करते हैं अभी भी, ठीक है, बट वो पत्थर के जो ऐसे औजार होते थे, ऐसे टूल्स, ये तो अब जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये हमारे शुरुआत के दिनों की बातें हैं। उस टाइम पे हमने ये सब चीज़ें यूज़ करी थी, और हमने इनका यूज़ भरपूर किया। जानवरों को मीन्स अगर हमें पकड़ना होता था या मारना होता था तो इस टाइप के टूल्स हम लोग यूज़ करते थे, और फिर उसका सेवन करके लोग जो है ज़िंदा रहते थे। अब भाई उस टाइम पे लोगों को खेती बाड़ी तो आती नहीं थी, अगर खेती बाड़ी नहीं आती थी तो क्या वो क्या खाकर ज़िंदा रहते, ठीक है। तो जानवरों का शिकार करते थे, उनको खाते थे और ज़िंदा रहते थे, ठीक है। फिर आग जो आ गई तो आग आग का जब आविष्कार हो गया तो वो फिर पका कर खाने लगे, जिनसे जिससे क्या हुआ कि उनके मस्तिष्क को, ब्रेन को ज़्यादा पावर मिला, ज़्यादा शक्ति मिला, क्योंकि पकने के बाद, खाना पकने के बाद ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो ह्यूमंस है उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो पाया, ज़्यादा सोच पाए। अरे समझ, सब धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है। अब कोई बच्चा है, एवरेज है, वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित है, दैट कि वो पढ़ रहा है बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि वो सीखे और अच्छा मार्क्स लाए। तो भाई देखो, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो ऐसा नहीं कि वो होते ही रहेगा। तुम कंटिन्यूअसली अगर उसमें लगे रहो और उसको धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करो और उससे आगे निकलो, तो तुम फाइनली जा कर के सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ भाई अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ठीक है, और अब मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ में समय लगता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है, इसमें भी हज़ारों साल लगे हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हमने शुरुआत की है, ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर बहुत मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहुँच गए हैं। जैसे कि पहले के टूल्स तो ये यूज़ होते थे, अभी ये टूल्स यूज़ नहीं होंगे ना। अब जो टूल्स यूज़ होते हैं, देखो भाई, टेलीस्कोप वगैरह का आविष्कार हो गया, इससे हम लोग आसमान में, यूनिवर्स में झांक सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक्स पे, जैसे कि साइंस वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साइंस, साइंस का मतलब, तो जो साइंस है वर्ड, इसका मतलब आखिर क्या है, क्या कह, साइंस आया कहाँ से। देखो भाई, साइंस जो वर्ड है ना भाई, ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड जो साइंटिया, उससे ये आया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो, ठीक है। और इसको हम लोग संस्कृत में भी इस वर्ड को जानते हैं, जिसको कहते हैं विज्ञान या विज्ञान, और अरेबिक में इसको कहते हैं इल्म। तो इस तरह से जो अलग अलग भाषाओं में साइंस का अलग अलग नाम है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नॉलेज होना अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड हो, चाहे आप साइंटिया मतलब टू नो, जानना, विज्ञान, या फिर इल्म, ये सबका मतलब आखिर यहाँ पे नॉलेज ही है। आखिरकार नॉलेज ही यहाँ पर एक्चुअल में साइंस को दर्शा रहा है। साइंस जानना मतलब कि नॉलेज, ओके, नॉलेज के बारे में जानना। और ये साइंस एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जितने पुराने हम हैं, जितने पुराने ह्यूमन स्पीसीज हैं, साइंस उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, ये कल परसों नहीं बना है, ठीक है। साइंस काफ़ी पुराना है, जब से हम लोग आए हैं तब से ये है, ठीक है। साइंस हमेशा से, नॉलेज हमेशा से इंसान के पास रही है, बट उसको अप्लाई करने का जो बट उसको अप्लाई करने का जो आपका फील्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता है।
ठीक है। तो ये देखो हमने टेलीस्कोप वगैरह बनाए, आसमान में झांकना चालू किया, यूनिवर्स को देखा, पता चला कि नहीं भाई हम लोग अकेले नहीं हैं, अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, ये सब धीरे धीरे हमें पता चलता गया। हमने तरक्की करते रहे हम तरक्की, और फिर माइक्रोस्कोप वगैरह आविष्कार हुआ, तो फिर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी आविष्कार करने लगे। मतलब कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया, ये वायरस है, ठीक है, ये काफ़ी छोटा होता है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इन चीज़ों पे भी हम वापस से आ गए लौट करके। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को तो देखा ही, टेलीस्कोप की मदद से हमने देखा, प्लैनेट्स को देखा, गैलेक्सीज को देखा। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप की मदद से छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमने मेडिकल वगैरह में पर्पसेज में भी लगाया। तो शुरुआत तो यहीं इसी इसी महापुरुष से हुई है। ठीक है, और इन्होंने ही सारा रास्ता दिखाया कि हाँ भाई देखो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई, और फिर जा कर के आज हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो एंशियंट मैन, आदि मानव, उस टाइम वो काफ़ी मुश्किल में जीते थे भाई। अब ठंड का टाइम है, तो ठंड का टाइम है, तो ऐसा तो उन लोगों के पास था नहीं कि वो कंबल वगैरह, रजाई वगैरह ओढ़ लें। तो उनके पूरे शरीर पे बाल होते थे भरे भरे, कि ठंड से उनको बचाते थे। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, समय बीतता गया, तो उनकी ज़रूरत उन्हें नहीं रही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी आविष्कार कर लिया, है ना। कंबल वम्बल सब बना लिए ये लोग। तो इससे क्या हुआ कि इनके जो हेयर हैं बॉडी में पूरे, तो ये फिर किसी काम के नहीं रहे, तो फिर ये धीरे धीरे जाने लगे। और इनके मीन्स हाथ लंबे हुआ करते थे, है ना, एप्स एप्स जो हमारी प्रजाति, ह्यूमन स्पीसीज काफ़ी पुराने हैं। और उनके साथ साथ ही उसी टाइम से हमारा साइंस, हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स के टाइम से ही है। मतलब जब यूनिवर्स का बर्थ हुआ था बिग बैंग के बाद, उसी टाइम से साइंस जो है आ चुका है। ठीक है, अब देखो जैसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस भी हमारे इस वर्ल्ड में आए, जैसे कि इजिप्शियन थे। ठीक है, इजिप्ट के लोग थे। उसके बाद हमारा और भी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह आया। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन काफ़ी पुराने थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि साइंस का यूज़ नहीं करते थे। अब इन्हें बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने थे मान लो, ठीक है, या कुछ स्ट्रक्चर बनाने थे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने थे, तो उसके लिए भाई बिना साइंस यूज़ किए ये कैसे बना पाते? बिना साइंस के यूज़ के ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनना पॉसिबल है? तुम्हें लगता है कि तुम मतलब बिना साइंस का नॉलेज रखे किसी इस तरह के बड़े मॉन्यूमेंट्स जो अभी तक 5,000 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही हैं, तुम बना दोगे? पॉसिबल लगता है तुम्हें? नहीं पॉसिबल। करोड़ों के संख्या में लेबर्स, नॉलेजेबल पर्सन्स, स्ट्रक्चर्स बनाना, मैप्स बनाना, पूरा ढांचा तैयार करना, उतने बड़े बड़े पत्थर उतने ऊंचाई पे ले जाना, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं होगा। तो नॉलेज का मतलब ही साइंस है, और उनके पास भी नॉलेज था, साइंस था। बट हम लोग अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई अंतर यहाँ पर नहीं है, बल्कि साइंस को हमने क्या किया, तो इम्प्रूव किया। ठीक है, पहले काम होता था साइंस में, तो वो थोड़ा सा ऑड मेथड हो गया, पुराना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको हमने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। जैसे देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। तो वो जो कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत पुरानी बात है भाई ये, ग्रीक में उस टाइम, रोमन्स की बात है। तो उस टाइम वो जो बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते थे, फिलोसोफर मतलब होता है जो एक बहुत मीन्स सोच और विचार जो है दुनिया के सामने रख पाए, उसको फिलोसोफर कहते हैं। जिसकी सोच ऐसी होती है जो दुनिया को भी हैरान कर दे, फिलोसफी एक सब्जेक्ट भी होता है। तो फिलोसोफर थे वो। उनका ऐसा मानना था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, उनका जो ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, मतलब वो खुद ब खुद मोशन करते हैं, और फिर वो खुद ब खुद मोशन जो है उनका रुक जाता है। बट आप जब 9th क्लास में आप फोर्स वगैरह पढ़ रहे होगे, मोशन पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें बताया गया होगा कि भाई देखो, वो मोशन होने का रीज़न है। ठीक है, फोर्स लगाओ, पुश करो, पुल करो, तो मोशन होगा। और वही अगर तुम फोर्स लगाते हो तो रुकता भी है, विदाउट एनी रीज़न मोशन वहाँ पर नहीं होता है। समझ रहे हो बात? तो ये हमने टाइम के साथ साथ साइंस को केवल मॉडिफाई किया है, बेहतर बनाया है। अगर कुछ बातें हमारी पहले गलत बताई गई थी, तो उनको हमने फिर टाइम के साथ सही किया है। ऐसा नहीं कि उसी को लेकर के हम लोग चलते आ रहे हैं या उसी को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, हमने हमेशा साइंस में इम्प्रूवमेंट करते रहे। ठीक है, करते गए, साइंस में इम्प्रूवमेंट हम लोग करते गए। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हमने। अब देखो, अब यहाँ पर
गैलीलियो की बात हम लोग यहाँ करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। देखो साइंस के बारे में तो तुम्हें मैंने बहुत कुछ बताया कि ऐसा देखो नेचुरल फेनोमेना या फिर कुछ भी फेनोमेना जो हमारे आसपास हो रहा है उसको समझना। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने मार्क सारा मार्क किया है, जो मार्क किया मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तुम चाहो तो उसके अलावा पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जितने भी पॉइंट्स मार्क किए वो तुम्हारे लिए मार्क किए ताकि तुम आसानी से उन्हीं पॉइंट्स को देखो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि साइंस क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे कि साइंस क्या है, तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना, समझना, समझने के बाद उसको बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं कि बस देख लिया समझ लिया, नहीं, बहुत डिटेल और डेप्थ में समझना और उससे जो है आगे आने वाले आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर पाना या फिर नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल कर पाना। ठीक है, जैसे सपोज करो, मान लो कि ऐसा होता है दैट कि आप जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है, ये हमें पता है। वो ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, तो वो नीचे जाएगा ऐसे। तो हमें पता है कि ये हो रहा है ड्यू टू रीज़न ऑफ ग्रेविटी। हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ रखा है, हमें उसके जो मीन्स फार्मूला है वो आते हैं, हमें उसके पैटर्न आते हैं कि हाँ भाई अगला स्टेप ये होगा, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा। तो ये सारी बातें हमें पहले से पता है। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ अप्लाई हो रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होगा। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान रहे हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को गिराने से पहले ही पता है आपको कि क्या होने वाला है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, है ना। तो नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि अगर आप सपोज़ करो कि बहुत गर्म एरिया में रहते हो, बहुत ही गर्मी है उस एरिया में रहते हो, अगर आप साइंस जानते हो, आपको पता है कि भाई आसपास अगर गर्मी है तो अगर ठंड आए कहीं से या ठंडी हवा आए कहीं से तो उस गर्मी को कम किया जा सकता है। ये आपने ऑब्जर्व करके सीखा है। आपने क्या किया कि 2-3 एसी लगवा लिए, 2-3 एसी आपने लगवा लिए, तो आपको पता है कि एसी में जो फंक्शन होता है उससे हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाता है, तो गर्मी कम हो जाएगी। तो ये सब कुछ करके ही हम लोग जो है नेचुरल फेनोमेना या फिर जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल कर पाना, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाना, ये सब हम लोग कर पाते हैं साइंस से। और साइंटिफिक मेथड क्या है, देखो साइंटिफिक मेथड इज़ एक्चुअली बेसिकली क्या है, तो एक्सपेरिमेंट्स करना। ठीक है, उनके मैथमेटिकल फार्मूलाज निकालना, उनको वेरीफाई करना, अगर कोई थ्योरी है गलत है तो उसको हटाना। तो ये हमारा साइंटिफिक मेथड हो गया। अब कुछ भी अगर आप सपोज करो कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी देते हो, कोई भी थ्योरी अगर आप देते हो तो वो थ्योरी जो होगा आपका वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, आपके पास उसके ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। ऐसे ही कोई आकर के कह देगा कि देखो भाई ऐसा होता है, कोई मानेगा, देखो भाई ऐसा होता है मान लो, नहीं, आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया है, तो आप उसमें ऑब्जर्वेशंस रखे होगे ना, कैसे वेरीफाई करोगे आप अपनी थ्योरी को, कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें। तो ये होनी चाहिए, तभी जा करके आपका साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक थ्योरी जो है वहाँ एक्सेप्टेबल होगी, ओके, लोगों द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी। तो कहा जाता है कि साइंस जो है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, साइंस जो है वो काफ़ी डायनेमिक होता है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या हो गया कि वो स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे कि पहले के लोग मानते थे दैट कि सन जो है वो सेंटर पे है और पूरा यूनिवर्स का सेंटर है भाई, सन सन यूनिवर्स का सेंटर है, ऐसा मानते थे लोग। तो अब ये तुम खुद सोचो ना कि अगर कोई ऐसा अभी कहता है तो लोग उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गलत है भाई, कैसे कह सकते हो, इतने ऑब्जर्वेशंस हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए और तुम कह रहे हो सन सेंटर पे है। तो ये पहले मानते तो थे ना, लोग मानते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाने पर लोगों को लगता था कि हाँ यही सही है। बट क्या ये सही है, नहीं है, तो हमने उसको चेंज कर दिया। तो साइंस इज एवर डायनेमिक, कोई फाइनल थियरी नहीं है इसमें कि हाँ आइंस्टाइन ने कह दिया कि देखो एनर्जी और मास आर इक्विवेलेंट, मीन्स ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, तुम लोग छोड़ दो सब कुछ, साइंस खत्म, ये फाइनल थियरी है। नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी न्यूटन ने कह दिया कि देखो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फाइनल है, कुछ मत करना तुम लोग, आगे कोई काम मत करना, बस हो गया।
नहीं हो सकता ना यार, फाइनल थियरी नहीं है साइंस में, वो चेंज होनी ही है, ठीक है, वो चेंज होनी है, आगे जा करके वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, गैलीलियो के बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखो गैलीलियो जो है वो आ गए थे आपके मीन्स वही लगभग देखिए 15th सेंचुरी के आसपास वो आ गए थे। तो वो मीन्स एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, ठीक है। एक ही लोग पहले बहुत सारे चीज़ें करते थे, ठीक है, इतना उनके पास नॉलेज हुआ करता था। तो गैलीलियो गैलीली इनका नाम है, और इन्होंने एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिससे काफ़ी दूर तक देख पाते थे आसमान में, यूनिवर्स में। और उसकी मदद से देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखा है, तो गैलीलियो जो है टेलीस्कोप बनाते हैं और आसमान में काफ़ी दूर दूर तक वो देखते हैं, ठीक है। तो उससे उनको पता चलता है कि देखो भाई हाँ जुपिटर है, जुपिटर के काफ़ी काफ़ी सारे मून्स हैं, हैवी है जुपिटर, कोई बड़ा प्लेनेट है, कोई छोटा प्लेनेट है, अच्छा देखो इसका जो पाथ है ये ऐसे ही है। ये धीरे धीरे करते करते बहुत सारा डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे कर पाते हैं, तो इन्होंने जो डिस्कवरी की टेलीस्कोप वाली, ठीक है, इनकी टेलीस्कोप काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी पावरफुल थी, उसके मदद से इन्होंने ये किया, ठीक है। तो इससे किसे फ़ायदा हुआ, इससे ह्यूमन काइंड को फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा हुआ भाई। अगर ये नहीं बताते कि ऐसा है, देखो टेलीस्कोप की मदद से आप ऐसे देख पा रहे हो, जुपिटर को देख पा रहे हो, ये प्लेनेट देख पा रहे हो, स्टार्स को देख पा रहे हो, तो ह्यूमन काइंड आगे कैसे बढ़ता। आ रही बात समझ में। तो ये साइंटिस्ट जो होते हैं समाज के लिए काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये देते हैं। अब गैलीलियो के बारे में तो तुमने सुन लिया, ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च करो, बोलने से सब होगा वाला ऐड अभी काफ़ी चल रहा है, तो उनके बारे में बहुत डिटेल में आप समझोगे, जानोगे। मुझे बस बताना है कि देखो भाई ये साइंटिस्ट जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान दे करके गए हैं इतिहास में। फिर हमने जब इन्होंने बताया कि देखो बाहर हम लोग केवल अर्थ तक सीमित नहीं है, इसके बाहर भी बहुत कुछ है, इधर उधर देखो थोड़ा, मीन्स रात में छत पे चढ़ो और थोड़ा टेलीस्कोप वगैरह लगा के देखो क्या क्या हो रहा है, लोगों को बताया इन्होंने। तो फिर हमने बोला कि नहीं भाई अगर ऐसा ही है तो एक रॉकेट ही बना लेते हैं और चलते हैं, चल के देखेंगे। तो हमने इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया था कि रॉकेट्स वगैरह बनाने लगे, और फिर हमने जो है अर्थ से बाहर निकल गए हम लोग और जा करके मून पे लैंडिंग वगैरह कर लिए। तो काफ़ी हमने तरक्की कर ली, ठीक है। बट उस टाइम पे ये काफ़ी बड़ी बात होती गैलीलियो के टाइम में, उस टाइम बस हम निकल ही रहे थे, यूनिवर्स में झांकना चालू कर ही रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं था। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप एक आता है जो कि काफ़ी डेटा कलेक्ट करता है और हमें अर्थ में सेंड करता है काफ़ी सालों से। तो ये आप समझ गए कि किस तरह से साइंस जो है वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला है, ठीक है। चलो ये ओशन वगैरह हमने समझ लिया कि ये सब क्यूरियोसिटी में आता है, और ये सब लाइट्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना सीखोगे। अगर शुरू से लोग ऑब्जर्व नहीं करते, अपने आसपास के सराउंडिंग को नहीं देखते, तो सीख नहीं पाते तो डिस्कवरीज नहीं हो पाती, हमारा लाइफ उतना आसान नहीं हो पाता जितना आज है। देखो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, अपना हथियार उठाते थे और जंगल में दौड़ते थे और जानवर पकड़ते थे, मारते थे, खाते थे, ठीक है। अभी सुबह उठते साथ क्या आप ये काम करते हो क्या, नहीं। सुबह उठते साथ आप फ्रेश होते हो, ब्रश वगैरह करते हो, मम्मी नाश्ता लगाती है, खाते हो, आराम से बेड पे पड़े रहते हो, थोड़ा पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते हो, या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो घूमने जाते हो। फिर दोपहर का खाना बनता है, मम्मी खाना ला के देती है, आराम से खाते हो, डिनर करते हो। या अभी मन से भाला वगैरह ले करके या फिर कोई हथियार वगैरह ले करके जंगल में दौड़ते हो क्या कि आज जानवर मारना है और यही ज़िंदगी है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसमें साइंस का काफ़ी योगदान है। ऐसे आप मीन्स अचानक से सारी चीज़ें नहीं बदल गई हैं, ठीक है, काफ़ी समय लगा इसमें, है ना। हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी मेहनत की और साइंटिस्ट ने काफ़ी योगदान दिया, तब जा करके ऐसा हो पाया। जैसे देखो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तुमको। जैसे मान लो कि कहीं पर बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो जैसे फ्लड आता है ना, तो फ्लड आने से पहले चेतावनी दी जाती है, मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दिया जाता है कि देखिए इस जगह पर जो है अभी बाढ़ आने वाला है, तो आप लोग सावधान हो जाएं, अगर पॉसिबल है तो उस जगह को खाली करके किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो ये जो चेतावनी आ रही है, ये जो सूचना हमें पहले दी जा रही है, क्या इससे करोड़ों लोगों की जान नहीं बच रही है।
तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? तो हम लोग अभी सब क्या इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सपोज़ करिए कि आप कहीं गए हैं खाना खाने के लिए, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत उसको क्या किए, सोशल मीडिया पे जा कर के पोस्ट कर दिए। आपका जो जितना भी फ्रेंड था वो देख लिया, ठीक है, यार दोस्त सब देख लिए, आपके टीचर, स्कूल के टीचर अगर एडेड हैं आपके प्रोफाइल में तो वो भी देख लिए, ठीक है, आपके माता पिता, मतलब एक साथ आप कितने लोगों से संवाद कर पा रहे हो आप सोच भी नहीं सकते, है ना? अगर मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे आपके मीन्स 1-2 लाख फॉलोवर हैं, तो आप अगर कोई भी पोस्ट करते हो तो एक साथ एक ही सूचना जो है 8-10 लाख या 2 लाख 3 लाख जितने भी फॉलोवर हैं उन तक एक साथ पहुंच जाती है। ठीक है, तो सूचना जो दी जा रही है कितना फास्ट हो गया, कितने लोग एक साथ एक ही सूचना को पा सकते हैं। ये कैसे संभव है? क्या ये साइंस की मदद से संभव है या नहीं? बिल्कुल साइंस की मदद से संभव है। अगर साइंस की मदद से साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाता तो ये जो सूचना है बहुत लोगों तक अचानक से नहीं पहुंच पाती, बाढ़ की चपेट में आके करोड़ों लोग मीन्स अपनी जान गंवा बैठते, है कि नहीं? तो काफ़ी हद तक साइंस हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, काफ़ी हद तक यूज़फुल है। अब जैसे देखो हम लोग साइंस की मदद से ही तो डैम्स वगैरह बनाते हैं। अगर हमें साइंस नहीं पता है, हमें फिज़िक्स नहीं आती है, फिज़िक्स का ABCD भी हम नहीं जानते हैं, तो क्या हम डैम बना पाएंगे? क्या हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं तो बस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें साइंस पता है कि इस डैम को कितने एंगल पे दीवार लगानी है, कितना मजबूत होना चाहिए दीवार, अच्छा ये इतना पानी रोक पाएगा, ये सब मेजरमेंट हमें पता है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उसके बाद जा कर के डैम बना रहे हैं। ऐसे नहीं होता है कि सुबह उठा और चला गया फावड़ा लेके और डैम बना दिया, नहीं। उसके लिए सारे ऑब्जर्वेशंस वगैरह वहाँ पे पहले से किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसके बाद, क्योंकि अगर ये डैम किसी तरह से ख़राब बन जाता है और टूट जाता है तो इससे काफ़ी लोगों को हानि पहुंच सकती है ना? तो इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं लेगा। इसीलिए साइंस का परफेक्ट नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखो ये जो एक साइंटिस्ट है इनका नाम है टाइको ब्राहे, यहाँ मैंने जो अंडरलाइन किया है ना उसमें लिखा हुआ, आप पढ़ना उसको, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखो टाइको ब्राहे जो है ये आपका मीन्स लगभग 1500 में 15वीं सेंचुरी के आसपास में ये क्या करते थे कि काफ़ी जो है प्लानिटरी मोशंस, प्लैनेट्स का जो मोशन है उसका काफ़ी डेटा ये कलेक्ट करते थे, ठीक है, और कलेक्ट करते थे, और इनके जो कलेक्ट किए हुए डेटा है प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड, इनको जो है जोहान्स कैपलर नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब एक तरह से आसान शब्दों में समझा जाए तो टाइको ब्राहे और जोहान्स कैपलर एक साथ काम कर रहे थे, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इनकी जन्म तिथि पुण्य तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनका नाम याद रखो कि हाँ भाई एक टाइको ब्राहे थे, एक जोहान्स कैपलर थे, ये दोनों काम कर रहे थे, ये प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे काफ़ी सालों से, और फिर जो है इन्होंने एक नई थ्योरी दी ऑर्बिट्स की। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस का ये कहना था कि हमारा जो सन है वो सेंटर पे, ठीक है, पूरा सोलर सिस्टम जो है वो उसका सेंटर कौन है, तो सन है, ठीक है, जिसको हम लोग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। बट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को इन दोनों ने बोला, खारिज किया, बोला हटाओ इसको, ठीक नहीं है ये कैसे बोल पा रहे हैं? भाई किसी साइंटिस्ट ने पहले से कोई लॉ जो है दे रखा है, मीन्स बता दिया है कि देखो सन जो है वो सेंटर पे सोलर सिस्टम के, जिसको हम लोग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। तो ये दोनों आते हैं और बोलते हैं नहीं भाई हटाओ इसे और इलिप्टिकल थ्योरी को मानो, मतलब कि सन जो है वो किसी एक फोकस पे होगा, या आगे पढ़ोगे आप चिंता मत करो, ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया भी है तुम्हें, पढ़ाया मतलब कि पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया, अभी नया जो लेक्चर आएगा उसमें दोबारा पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर ये एक इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स है, ठीक है ना, और इसमें दो फोकस होते हैं ऐसे, तो सन किसी एक फोकस पे रहेगा और प्लैनेट इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा, ना कि सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला और इनकी बात इतनी दमदार थी, क्यों 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 दमदार थी भाई इनकी बात, क्या था, इन्होंने क्या किया था ऐसा? तो इनके जो डेटा थे और ऑब्जर्वेशन थे काफ़ी सटीक थे, काफ़ी सालों तक 9-10 सालों तक इन्होंने मेहनत किया, एक ही चीज़ को रोज़ देखते थे, ठीक है। तो बिना मेहनत किए तो भाई आप भी कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। साइंटिस्ट जो थे वो एक ही चीज़ को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सालों तक मेहनत कर। आप अगर सोचते हो कि आप बिना पढ़े और बिना मेहनत किए अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आओगे या जीवन में तरक्की कर लोगे या सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये गलत सोच। आपका फील्ड कोई भी है, आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। सफल होने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। उसको शॉर्टकट लेकर के आप सोचोगे कि हाँ ये तरीका अपनाते हैं ना, जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, जल्दी सफल हो जाएंगे। दिमाग में कहीं पर अगर ये चल रहा है तो फिर उसको निकाल दो। कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफल होने का। मेहनत करना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है। तो टाइको ब्राहे और जोहान्स केपलर का आपको रोल समझ आ गया, इन्होंने क्या किया। ठीक है। इन्होंने निकोलस कॉपरनिकस का जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी था उसको खारिज करवा हटा दिया और अपना डलवा दिया क्या, इलिप्टिकल थ्योरी। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला, ये ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ना है, चिंता मत कर। नेक्स्ट है कि न्यूटन भाई साहब जो थे उस टाइम पे, वो काफ़ी मीन्स एकदम पॉपुलर थे। पॉपुलर न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन महान वैज्ञानिक, अपने सदी के महान से महान। ये बोलते थे कि भाई जीवन में कुछ भी नहीं रखा है, मीन्स 24 घंटे में या 17-18 घंटे काम करते थे। ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन ऐसे ही नहीं कहते उनको, सर लगाते हैं इनके नाम के आगे। ठीक है। जीवन में बस इन्होंने काम ही किया है, जीवन में इन्होंने काम ही किया है, काम के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। ठीक है। अगर एक तरह से देखी जाए ना, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्लांट्स हैं, जहाँ काम हो रहा है, या आपकी लाइफ जितनी इजी दिख रही है ना, वो इनका योगदान है। इनकी मेहनत से आप अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर पा रहे हो। अब सोच रहे होगे कि कैसे, इन्होंने क्या कर दिया। अरे यार, इन्होंने फोर्सेस के लॉज बताए, ग्रेविटेशन के लॉज बताए। मैकेनिक्स पढ़ाई तुम्हें, मैकेनिक्स जो अभी तुम पढ़ोगे क्या है वो आगे समझोगे, अभी नहीं है समझ आ रही, कोई बात नहीं। तो इन्होंने लॉज बताए जिस पे बड़े बड़े मशीन्स काम करते हैं। साथ ही साथ लाइट, लाइट जो होती है ना, सनलाइट या फिर वाइट लाइट, या जो जो लाइट है, उस पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया। खैर उसमें कुछ कुछ थ्योरीज थे जो इनके एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। पार्टिकल वगैरह से रिलेटेड। तो इतना काम किया था इन्होंने, इतना काम किया था ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत महान वैज्ञानिक थे अपने से। ठीक है। तो न्यूटन जो थे, वो उनका राज चलता था उस टाइम पे। जो वो कहते थे वो सारा वहाँ पे लॉज वगैरह सब कुछ आता था। वो एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस उनके काफ़ी तगड़े होते थे। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। बट देखो, न्यूटन के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो नियम थे वो हमारे अभी के टाइम के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम थ्योरी जो नया आ गया है, तो उसमें वेव वगैरह आ जाता है, तो वेव वेव थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है। समझ रहे हो बात। इनका पार्टिकल से लेना देना था, पार्टिकल्स में ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। बट वेव में, वेव जो नेचर था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे मीन्स वेव नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो समझते हैं, उस वो न्यूटन के जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो अलग है, और आपका क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स डील करता है एटॉमिक या मॉलिकुलर फेनोमेना को, एटम्स से रिलेटेड या मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो भी है वो क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटेड मीन्स डिस्कस हो रहा है। बट मान लीजिए कि कोई कोई हाथी का मोशन अगर आपको देखना है, क्या आप उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं लगाओ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से देखोगे कि भाई हाँ, हाथी का वेट इतना है, हाथी ज़मीन पर इतना फोर्स लगाएगा। अगर कोई इंसान है दौड़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इतना है, इतना तेज वो चलेगा, इतने समय में यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वो हो गया आपका न्यूटन का मैकेनिक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स रिसेंटली मीन्स नया नया ब्रांच है जिसमें काफ़ी काम हो चुका है और हो ही रहा है। ठीक है। तो बेसिकली देखो, जब एटम्स, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब की बात आ जाती है, तो हमारा जो मैकेनिक्स यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है वो कौन सा मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। बट मान लो कि अगर आपको फोर्स लगानी है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो,
यहाँ पे टेबल को क्या कर रहे हो, तो पुल कर रहे हो। तो ये जो पुश और पुल वाली बातें हैं ना, पुश और पुल वाली जो बातें हैं, ये आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा या फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वांटम थ्योरी किन किन चीज़ों को यहाँ डील करता है, ध्यान से। जैसे क्वांटम थ्योरी क्या क्या बताता है, क्वांटम थ्योरी हमें बताता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम्स के छोटे पार्टिकल्स जो हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें बताते हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स की थ्योरी क्लियर हो जाती है, बॉम्ब्स जो बनते हैं उनकी थ्योरी मेडिकल यूजेज में जो आता है वो हमारा क्वांटम थ्योरी पे एक्सप्लेन होता है। मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन, लेजर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम थ्योरी काफ़ी धूम मचा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे हमारे लिए आसान होती जा रही है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आगे निकल रहा है और बहुत सारी चीज़ों को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये साइंस क्या स्टैटिक है? नहीं, साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस डायनेमिक है। ओके, उसी तरह से रदरफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था दैट के उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग की थी, ठीक है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया, और बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया ना कि एक गोल्ड फॉयल पे, क्या आप पहले शायद पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो गोल्ड फॉयल पे इन्होंने स्ट्राइक करवाया। क्या देखा, बहुत पतला थिन गोल्ड फॉइल था, तो इन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई तो भाई रिबाउंड भी हो जा रहा है। तो इस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे थ्योरीज दी। देखो अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे ना कि यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर हम लोग ऐसा ऐसा मानते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। मतलब देखो ये एक्सपेरिमेंट हमें एक रास्ता दिखा रहा है और हम लोग इसी को मानेंगे, इस तरह से वो काम करते थे और इस तरह से धीरे धीरे साइंस जो है आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कौन किया था, रदरफोर्ड। ये न्यूक्लियर मॉडल दिया हमें एटम के बारे में, कैसा मॉडल होगा, ठीक है। और आगे चल कर के क्वांटम थ्योरी जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसका ये बेसिस बनता है, ठीक है। और ये क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे नील्स बोर साहब ने 1913 में दिया। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको बस एक बार रीड करना है, आपको बस समझना है कि साइंस आखिरकार ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा पॉपुलर और हर किसी के पास, हर किसी के लिए इजिली एक्सेसिबल कैसे हो गया, एक ही दिन में नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो फिजिक्स क्या है, बेसिक डिसिप्लिन है, नेचुरल साइंसेस के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृत में इसे भौतिकी कहते हैं, ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिफिकेशन और रिडक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए, ठीक है, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन जो है ना, इसको तुम ज़रूर समझो यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखो न्यूटन की अगर बात करें, न्यूटन साहब पे चलते हैं वापस। देखो न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा था कि देखो अगर कोई एप्पल पेड़ से टूटेगा तो अर्थ की तरफ जाएगा। इस लॉ से क्या मोशन ऑफ मून या फिर मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके चलते मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा है, बट मून क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, या सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, हो रही है या नहीं। जो न्यूटन ने जो लॉ दिया था वो लॉ उन्होंने ऑल ऑफ एप्पल को मान करके या देख करके दिया था, ऐसा स्टोरी तो है, बट हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो न्यूटन भाई साहब ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था वो ये मान करके दिया था कि देखो कि एप्पल ऐसे गिर रहा है, इसी से उन्होंने मोशन ऑफ मून को भी एक्सप्लेन कर दिया अर्थ के अराउंड। हुआ ना एक्सप्लेन, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, बट इतना तो जानते होगे ना कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एप्पल और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सब एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन हो गई,
इसको कहते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफाइड, मिला दिया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ने बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। न्यूटन के लॉ ने, जो कि एक एप्पल को अर्थ के तरफ गिरता हुआ देख करके उन्होंने दिया था, उस लॉ ने मून के मोशन तक को एक्सप्लेन कर दिया अर्थ के चारों तरफ। तो ये कहलाता है यूनिफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। अब रिडक्शनिज्म या रिडक्शन क्या है? देखो, रिडक्शन या रिडक्शनिज्म क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर पहले हम तुमको बताते हैं। जैसे कि मान लो एक ग्लास है और इस ग्लास में मिल्क है, ठीक है, इस ग्लास में क्या मिल्क है। अगर इससे एक चम्मच मिल्क निकाला जाए, एक चम्मच, एक स्पून, अगर इससे एक चम्मच मिल्क निकाला जाए और उसके बारे में स्टडी की जाए, तो क्या पूरे ग्लास के मिल्क के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? या फिर मान लो कि हमें जो है स्टडी करने को कहा गया, दैट कि कहीं पर सपोज करो, ऊपर चलते थे, देखो सपोज करो दैट कि हमें जो है स्टडी करने को कहा गया किसके बारे में, तो हमें स्टडी करने को कहा गया है वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से एक छोटा सा सैंपल उठा करके इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी लावा है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता नहीं चलेगी? तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग जो है कुछ एफर्ट कर रहे हैं। कौन सा एफर्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने का। किसका? बिगर का। ये बिगर पार्ट है, इसके प्रॉपर्टीज़ को जानने की इच्छा है हमारे अंदर, इस बिगर प्रॉपर्टी को जानने की क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर, और इसको जानने के लिए इसके छोटे से सैंपल को उठा रहे हैं हम लोग, और उस पर काम करके हम लोग बड़े वाले पार्ट का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो बता पा रहे हैं। तो ये कहलाता है रिडक्शनिज्म। जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स में जब कोई गैस हीट होता है, ठीक है, वो जो गैस हीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं और उस पर काम करते हैं। तो वो बेसिक एलिमेंट्स हो गए, वो सिंपलर एलिमेंट्स हो गए, सिंपलर पार्ट्स हो गए, और उन पर स्टडी करके जो पूरी गैस के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा, पूरा एक काइनेटिक थ्योरी जो क्लास 11 में पढ़ना है आपको, उसको डेवलप करते हैं। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके बड़ी बड़ी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो कहलाता है रिडक्शनिज्म, वो कहलाता है रिडक्शनिज्म, ठीक है। उम्मीद है तुमको रिडक्शनिज्म तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको तुम बुक में भी पढ़ के और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। चलो ठीक है, अभी हमारा 48 मिनट्स हो गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अभी तक पेज नंबर 3 पे आए हैं, तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है और आगे भी करेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि फिजिक्स का और साइंस का क्या रोल है। अब देखो, फिजिक्स या साइंस को समझने के लिए दो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो मतलब आप समझ रहे हो छोटा, मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। तो अगर सपोज करो कि हमें टेरिस्टेरियल मतलब क्या होता है? टेरिस्टेरियल मतलब जैसे जो लैंड से रिलेटेड हो, अर्थ से रिलेटेड हो। या सेलेस्टियल मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल मतलब जो हेवन या हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आ जाता है, जैसे कि हम लोग किस डोमेन में आएंगे? तो हम लोग मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आएंगे। लेकिन अगर आपको किसी एटम्स के बारे में जानना है या एटम्स के बारे में पढ़ना है, तो वो किस डोमेन में आएगा? वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा, है ना।
तो इसी तरह से जैसे कि न्यूटन के जितने भी मीन्स कॉन्सेप्ट से, या जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल, क्लासिकल मतलब थोड़ा पुराना कह लो आप, क्लासिकल फिजिक्स जिसमें क्या क्या आता है, मैकेनिक्स जिसमें मोशन हो गया, मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया मतलब लाइट के बारे में, थर्मोडाइनमिक्स हो गया मतलब गैस के हीटिंग या गैस के एक्सपेंशन के बारे में। ये सब चीज़ें हमारी जो है ना, ये क्लासिकल फिजिक्स कहलाती हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सपोज एटॉम के बारे में जानना है, उसके उसके मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर न्यूक्लियर किसी फेनोमेना के बारे में जानना है, न्यूक्लियस के बारे में जानना है, तो ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। ये किस में आता है? ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर कि ये जो स्केल है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो एक एटम जो है, एटम का जो साइज है वो 0.1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9, इतना छोटा होता है एटम, ठीक है। और वायरस जो होता है वो 10 से लेकर के 150 नैनोमीटर के बीच में होता है। बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर का मीन्स उसका जो स्केल है वो होता है। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी जो है आपकी किस डोमेन पे एक्सप्लेन की जाएंगी? तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे। अब जैसे साइज ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मार्स, वेनस, प्लूटो, मर्करी, नेपच्यून, यूरेनस, सन, ये सब आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे नहीं बल्कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और जो फिजिक्स हमें हम क्या पढ़ रहे थे? स्कोप एंड एक्साइटमेंट। और हमें क्यों एक्साइटमेंट मिलता है इस साइंस को पढ़ के, या साइंस हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण एक्साइटमेंट लेकर के आता है? तो देखो, साइंस क्या करता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, डिवाइसेस देता है जो हमारे लिए आरामदायक होती है। साइंस की मदद से हम लोग कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस आविष्कार कर सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे कि अ फ्यू, काटा नहीं है मैंने, वो मार्क किया कि यहाँ उसको पढ़ना, ठीक है। अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स can explain a phenomena covering a large range of magnitude of physical quantities, carrying out imaginative new experiments to unlock the secrets of nature। देखो, नेचर के सीक्रेट्स को अगर अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके उनको बड़े स्केल पे अप्लाई करना होगा। और उसी से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द फिजिकल लॉज, और जो लॉज हम पढ़ेंगे या जो लॉज हम लोग सीखेंगे, इसको नेचर को ऑब्जर्व करके उसको हम लोग अप्लाई करके बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह बना सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और जो भी फिजिक्स के लॉज होते हैं वो आपका यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि वो हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केवल और केवल इंडिया में अप्लाई होगा? यूएस चले जाओगे तो अप्लाई नहीं होगा, या फिर मून पे चले जाओगे तो ग्रेविटेशन ख़त्म? नहीं, ग्रेविटेशन एक बेसिक लॉ है जिसको हम लोग अर्थ पे, मून पे, या फिर यूनिवर्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से ये लॉज जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट एक टॉपिक है यहाँ पर देखना। यहाँ पर मैंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल ए स्टोन एंड फेदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखो, एक्चुअल में क्या है ना कि अगर मान लो आपके पास दो कंटेनर है, एक में एयर भरा हुआ है, एयर फिल्ड है, ये पहला वाला एयर फिल्ड है, और दूसरा वाला जो है इवैक्यूएटेड है, मतलब उसमें कोई भी एयर नहीं है। तो जब तुम एयर फील्ड में फेदर, ये देखो यहाँ पे क्या है, फेदर है, और इधर क्या है, तो ये स्टोन है, तो यहाँ पर होगा क्या कि एयर जो है वो इस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस दे पाएगा, और एयर इस पे कम रेजिस्टेंस दे पाएगा, तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगा, ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो इसको देख करके तो हमें मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा ना। क्या यहाँ हम सही चीज़ समझ पाएंगे? नहीं, यहाँ हम सही चीज़ नहीं समझ पाएंगे। हमको यहाँ लगेगा कि जो ज़्यादा भारी है जल्दी नीचे गिर जाएगा, लेकिन हम ये सोच ही नहीं रहे कि भाई यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ऐसा कर रहा है। एयर चाह रहा है कि फेदर उड़ता रहे, थोड़ा धीरे धीरे नीचे आए, एयर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन स्टोन को नहीं दे पा रहा उतना, तो स्टोन तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये
थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। लेकिन अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड वाले में इवैक्यूएटेड है, मतलब उसके अंदर का पूरा एयर निकाल दिया गया है। अब इसमें देखो कि दोनों एक साथ नीचे आएगा, तो इससे ये पता चलता है कि फ्री फॉल में जहाँ पर आपका एयर वगैरह ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम हो, वहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो वो एक साथ नीचे आएगा, मास से कोई लेना देना नहीं होगा, कौन कितना भारी है कौन कितना हल्का है उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों केवल दोनों का दोनों जो है वो अर्थ के पुल से नीचे आ रहा है, अर्थ इस पे ग्रेविटी लगा रहा है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, और दोनों पे बराबर अमाउंट ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ लगता है जो जी कहलाता है। जी जो है वो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वजह से दोनों एक साथ नीचे आएगा। तो ये डिटेल स्टडी करने पे हमें पता चलेगा, ना कि ऐसे ही देख करके बिना किसी सूझबूझ के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों एक साथ आएंगे। तो इस सिचुएशन को हमने और बेटर बनाया। पहले तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो ज़्यादा भारी हो जल्दी नीचे आ जाएगा, बट ये तभी होगा जब एयर होगा, एयर हटा दो तो दोनों साथ में नीचे आएंगे। आप समझ गए? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, फिर एक हाइपोथेसिस देते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स, ये समझो क्या होता है। हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि कोई इंसान कहता है कि देखो भाई यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तुम क्या करो ना कि तुम इसको प्रूफ करके बताओ। तो ग्रेविटेशन का लॉ आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप वहाँ पर दिखा सकते हो कि देखो ये मास है तो छोड़ेंगे बॉडी नीचे जाएगा, देखो ये मास है इसको छोड़ेंगे बॉडी नीचे जाएगा। तो ये प्रूफ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और उस इंसान को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, देख यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है मेरे, ये डेटा है मेरे, इसके हिसाब से मान। ये हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एजम्पशंस लिए जाते हैं जो कि ट्रू हैं, जिनका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस कहलाते हैं। एक्सियम क्या है? एक्सियम है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, मतलब कि कोई थ्योरी प्रपोज की गई है। ठीक है, कोई थ्योरी प्रपोज की गई है और वहाँ पर बोला गया है कि देखो ये एक्सियम्स हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे वोर्स मॉडल के बारे में, तो वोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन में बताया गया था कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चारों तरफ न्यूक्लियस सेंटर पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऐसे घूमेंगे। बट ऐसा सही नहीं था। ठीक है, ऐसा सही नहीं था, कुछ तो चेंजेस आए ना बाद में। उस टाइम पे तो लोगों ने क्या मान लिया कि हाँ यही सच है, किसी ने सवाल तो नहीं किया कि हाँ क्या कैसे बोल रहे हो गलत है। इतने ऑब्जर्वेशंस थे, इतने डेटा थे कि उनको सही मान लिया। तो वो एक्सियम कहलाते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। एक्सियम्स क्या होते हैं? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। ठीक है, और देखो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स तो जैसे बोर ने क्या किया, पहले तो थ्योरी बताई, पहले तो एक्सियम दी कि देखो भाई थियरी है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमेंगे, न्यूक्लियस होगा सेंटर पे। ये थियरी किसने दी? बोर ने। फिर जा करके उन्होंने एक मॉडल तैयार करके बताया, तुमने सुना भी होगा प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, रेजिन्स से बताया कि देखो रेजिन्स डाल के, पहले पढ़े होगे शायद तुम या केमिस्ट्री में पढ़ने वाले होगे। मॉडल बनाते हैं कि हाँ भाई इस तरह का मॉडल होगा, ये मानते हैं हम लोग और इसी पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सियम्स, हाइपोथेसिस, मॉडल, ये हमारे साइंस में कभी कभी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें दो पोस्टुलेट्स उन्होंने कंसिडर किए। क्या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे किसी भी फ्रेम में हो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा। अब कोई आकर के बोलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोस्टुलेट्स माना है हमने, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब वहाँ पर आप जा करके ये सही बात तो नहीं होगा ना कि आप कहोगे कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, इसको प्रूफ करो। आइंस्टाइन ने ऐसे पोस्टुलेट्स माने। ठीक है, अब जैसे इक्लुइड्स, इक्लुइड्स का एक डिवीजन लेमा पढ़ा जाता है मैथ्स में, तो इक्लुइड भी काफ़ी मीन्स मैथमेटिशियन थे अच्छे, तो उन्होंने भी एक मीन्स कुछ हाइपोथेसिस वगैरह ली थी। ठीक है, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो आपस में कटते हैं, इन्फिनिटी पे जाने के बाद दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं।
अब खुद सोचो ना भाई कि दो पैरेलल लाइंस है, वो इन्फिनिटी पे जा करके कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। ये हाइपोथेसिस माना उन्होंने, ठीक है कि हाँ अगर हम लोग ऐसा मानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, बहुत सारे फिगर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी जो स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ एक्सप्लेन हो पा रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें। ठीक है, तो यूक्लिड ने वही हाइपोथेसिस दिया वहाँ पे कि दो पैरेलल लाइंस आपस में मीन्स सॉरी, मतलब यूक्लिड ने स्टेटमेंट दिया कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट, वो मीट नहीं करेंगे, मीन्स पैरेलल है तो वो मीट नहीं करेंगे। बट फिजिक्स में हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस मीन्स आगे बढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटी पे मीट करके वहाँ पे इमेज बनता है, बट ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई। अगर सपोज करो कि आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, जो यूक्लिड ने कहा था कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ठीक है, उसको मैं नहीं मानूंगा, तो यहाँ पर फिर आपको अपना एक एक्सियम लेना पड़ेगा, जो लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो ऐसा मैंने एक एक्सियम लिया है, तो लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको मनवाना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने डेटा देने होंगे, आपको अपने ऑब्जर्वेशन देने होंगे। तो इस तरह से साइंस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं क्यों हो रहा है, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं, फिर इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं, फिर डेटा डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है वापस से फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर से वही काम को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्यूचर एक्शंस और वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर कम से कम मैंने 13 एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये एप्पल वाले फ़ोन, व्हील, प्रिंटिंग प्रेस, एयरप्लेन, कंप्यूटर, वैक्सीनेशन या ट्रेन, पेनिसिलिन, कार, लाइट बल्ब, ये जितने भी एग्जांपल है, ये सारा हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है। हमने पहले क्या किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, सवाल पूछा, हाइपोथेसिस दिया, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, डेटा एनालिसिस किया, कंक्लूजन दिया, फिर से उसको रिपीट किया, फिर से रिपीट किया, और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हैं। अरे बस समझ में, तो फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो टॉपिक है उसमें ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास आ रही हैं तो इसके लिए फिजिक्स रेस्पॉन्सिबल है, साइंस रेस्पॉन्सिबल है। स्टीम इंजन का आविष्कार अगर नहीं होता तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता, अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होता तो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो नहीं पड़ पाता, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन का इन्वेंशन नहीं हुआ रहता तो हम लोग के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी अलग होती, है ना। इंटरनेट नहीं होता तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलग होती, आप मुझे नहीं देख रहे होते, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। ठीक है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हो गए या न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, तो ये सब क्या किसने किया, तो फिजिक्स नहीं किया। ठीक है, उसी की मदद से हमने सिलिकन चिप जब आए तो कंप्यूटर जगत में रिवॉल्यूशन आ गया। देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज़ हम लोग पूरी तरह से भरपूर मात्रा में नहीं कर पा रहे। अगर आपको गाड़ी चलानी होती है तो पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हो, उसको चलाते हो, क्या सोलर कार लेते हो क्या? अभी तो उतना ट्रेंड आया नहीं है, बट आ जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा ईजी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो आपका ओशन से निकाला जाता है, विंड एनर्जी। ठीक है, तो ये सब एनर्जी क्या है, हमारे लिए सेफ है, और ये डस्ट रहित है, मतलब पॉल्यूशन रहित है, और साथ ही साथ ये बहुत कन्वीनियंट है और एबंडेंट मात्रा में उपलब्ध है। अब जैसे सोलर एनर्जी है, तो जब तक सन है तब तक सोलर एनर्जी ले सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा मत यूज़ करो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो फिज़िक्स है और जो टेक्नोलॉजी है ये सोसाइटी के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रोग्रेस हो रहा है साइंस में ये अनस्टॉपेबल है। आज हम पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं, कल जो है सोलर पावर से चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के ज़माने में क्या होता था, जब आप छोटे बच्चे होगे, आप जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते होगे, नाना नानी या दादा दादी के घर जाते होगे, तो लालटेन वगैरह होता था वहाँ पे, दिया वगैरह, बल्ब बल्ब तो नहीं होता था, बिजली नहीं थी वहाँ पे। बट अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सोसाइटी और आगे निकल चुकी है, मैक्सिमम हर जगह पे लाइट आ चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ जगह हैं जो अभी भी उस समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे तो लाइट वगैरह आ चुकी है ना। तो ये सब साइंस जो है सोसाइटी के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान देता है, और ये अनस्टॉपेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता। देखो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मतलब फंडामेंटल फोर्सेस कहने का मतलब हो गया कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिन जिन जो बेस हैं,
जिस पे सारी चीज़ें, सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन किया जाता है। देखो तुम्हें भी पता है कि बहुत सारे फोर्सेस के नाम तो पहले तुमने सुन रखे हैं, जैसे कि मैंने अंडरलाइन भी किया है। मस्कुलर फोर्स, मसल से लगने वाले, कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, बॉयंसी फोर्स, ये सब 9th वगैरह में तुमने पढ़े होंगे। ये जितने भी फोर्सेस हैं, ऐसा मत बोलना कि सर हमने तो बहुत सारे फोर्सेस सुन रखे हैं, फंडामेंटल में तो कम से कम मुझे लगता है सर 5-10 तो मैं ही आपको ऐसे बता दूंगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि ये सारे किसी ना किसी के अंडर में आते हैं, मतलब बेसिक फंडामेंटल 4 ही होते हैं, और उन 4 के अंदर में काफ़ी सारे फोर्सेस आ जाते हैं। तो क्या क्या है वो 4? तो एक तो भाई होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 ऐसे फोर्सेस हैं जो कि फंडामेंटल हैं। अब इन्हीं के अंदर में बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर में बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करो, तो देखो यहाँ मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब ये दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो ये 1 है, तो ये 10⁻³ मतलब 1/1000। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और ये जो है 10⁻16 है, और कम हो गया ये 10⁻41 और कम हो गया। सबसे कमज़ोर फोर्स कौन दिख रहा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक हो गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे थोड़ा ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब रेंज देख लो कि कितना कितना रेंज होता है। इसका रेंज होता है लगभग 10⁻⁻1। इसका इन्फाइनाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इन्फाइनाइट रेंज तक लग सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड रेंज पे लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा वो, ठीक है। ये देखो FM लिखा हुआ है यहाँ। FM का मतलब होता है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻15। इसको लेकर के चलना, इतना छोटा छोटा रेंज का है ये फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेंज क्या है? इनफाइनाइट है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज भी क्या है? फिक्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या है? इनफाइनाइट है। तो रेंज तुम्हें थोड़ा याद रखना है कि ऐसे याद रख लो ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रेंज काफ़ी कम होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज भी काफ़ी कम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर और देखो कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो कहाँ लगता है? तो बिटवीन न्यूक्लियंस एंड क्वार्क्स। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। जैसे कि देखो कि मान लो प्रोटॉन की बात कर रहे हो और प्रोटॉन की बात कर रहे हो, तो दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब उसको एक छोटे से न्यूक्लियस में बांध के रखा गया है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अगर फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियस को तोड़ देगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है? बंधा रहता है कुछ एनर्जी के साथ। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो फोर्स हमें कहाँ से मिलता है जो उसको बांधे रखे? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं ये हमारे इसके बीच में लगते हैं, तो चार्जेस के बीच में लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स देखो, ये तो तुम अभी नहीं, बट रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें तुमको बताएंगे कि फोर्स कंट्रोलिंग बीटा डीके। मतलब देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो कि धीरे धीरे डीके करके अपने आप को ख़त्म कर ले, जैसे यूरेनियम हो गया, हेवी एलिमेंट्स हो गए। तो वहाँ पर जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वो कौन सा डीके होता है? बीटा डीके में, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट पार्टिकल निकलता है, जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो वो न्यूट्रिनो जो वहाँ पर निकलता है, ठीक है, उसका जो इंटरेक्शन होगा, ओके, एलिमेंट के साथ, उसको हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये काफ़ी रेयर है, ये जल्दी आपको देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो हर जगह जहाँ भी न्यूक्लियस है वहाँ दिखाई देगा। जहाँ पर न्यूट्रिनो रिलीज होगा वो बीटा डीके में होता है, न्यूट्रिनो रिलीज, तो उसी जगह पर केवल वीक न्यूक्लियर फोर्स दिखेगा, जो बहुत रेयर है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको वहाँ दिखेगा जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। और आपको यहाँ पर देख लो, और आपको यहाँ पर ग्रेविटेशन जो है वो कहाँ दिखेगा, तो दो मासेस के बीच में दिखता है, ठीक है। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन कॉमन हो गया, कॉमन माने सब जगह दिखाई देगा। न्यूक्लियस वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कॉमन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कॉमन ही है, बट वीक न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी रेयर है, ठीक है। तो ये आप पढ़ना, इसको रीड करना, देख लो मैंने क्या क्या यहाँ पे अंडरलाइन किया, सारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। देख लो यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं यहाँ पर। उसके बाद ये कुछ आपके मीन्स टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच में रिलेशन है, जैसे कि स्टीम इंजन, ये किस बेसिस पे काम करता है, थर्मोडाइनमिक्स पे। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये फ्यूजन रिएक्शन पे, तो ये आप पढ़ सकते हो, आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अभी आइंस्टाइन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप इसको पढ़ना, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 में हुआ था, 1955 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये काफ़ी अपने सदी के काफ़ी ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट माने जाते हैं, मीन्स हमेशा, मीन्स ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिजिक्स इनको कह सकते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया कि 1905 में 3 पेपर, अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने लाइट के बारे में बात की, ठीक है। और इन्होंने कोशिश की आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, जिसको अभी आप नहीं पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर 12 के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, सोच रहे हो अभी नहीं। तो अगर नहीं समझ आ रही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो चिंता मत करो, बस समझो कि आइंस्टाइन कितने महान थे, महान है, अभी भी है। तो इन्होंने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक मीन्स इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। जो क्लासिक वेव थ्योरी जो मैंने पहले बताया, वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सेकेंड पेपर इन्होंने पब्लिश किया जिसमें ब्राउनियन मूवमेंट आप शायद सुने होंगे, जैसे कि जिग जैग मोशन जो होता है ना पार्टिकल्स का, उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक थर्ड पेपर पब्लिश किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने पब्लिश की, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो बहुत महान वैज्ञानिक थे। और इन्होंने लाइट की जो कॉन्सेप्ट है उसी को बदल दिया, इन्होंने ग्रेविटेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बदला। जैसे कि न्यूटन ने रीज़न नहीं बताया था ग्रेविटेशन का, रीज़न आखिर क्या है, उन्होंने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, बट आइंस्टाइन ने बताया कि जो मास है उसके हिसाब से हमारे आसपास जो कर्व या यूनिवर्स में जो बेंड होता है, जिसके चलते एक बॉडीज़ दूसरे बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है। काफ़ी इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काफ़ी चर्चा की। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मोटिवेटिंग लगेगा दैट कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको क्रॉस किया। इस वजह से इनकी यहाँ पर बीच में एक छोटा सा टॉपिक दिया हो जिसमें इनके बारे में लिखा हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एस एन बोस, SN बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। देखो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन, ये दोनों ने साथ में भी काम किया था। और एक आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये दोनों ने कोलैबोरेट करके काम किया था। देखो SN बोस जो है उनके बारे में भी यहाँ लिखा होगा, बट मैं यहाँ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि SN बोस जो है वो मीन्स आपके मीन्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो लेक्चरर थे। उन्होंने अपना जो पैशन है, जो पढ़ाना इनका शौक था शुरू से, काफ़ी ज़्यादा मैथ्स वगैरह में या अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर हुआ करते थे, ठीक है। और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे प्रेसिडेंसी कॉलेज में। तो इन्होंने क्या किया कि उस जॉब को छोड़ करके अपनी जो पैशन है, जो लेक्चरर बनना चाहते थे ये, या लेक्चरर बनकर चले गए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये जो है पढ़ाना चालू किए। फिर लास्ट में इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो इन्होंने कुछ मीन्स जो मैक्स प्लैंक का कुछ थ्योरी था, उसको इन्होंने अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली इसको एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया, ठीक है। और उसके बारे में इन्होंने आइंस्टाइन को पत्र लिखा,
देखो मैंने इंडिपेंडेंटली इसको जो है प्रूव किया है, तो अगर आप इसको देखें तो मीन्स इस वजह से इन्होंने जो आइंस्टाइन को पत्र लिखा। आइंस्टाइन इनके काम से काफ़ी खुश हुए और इनका जो काम था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और पब्लिश कराया इनके बेसिस पे। और फिर दोनों ने साथ मिलकर कोलेबरेट किया और आइंस्टाइन ने इनके काम को फिर आगे फर्दर बढ़ाया। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो अभी मैक्सिमम क्वांटम थ्योरी के फील्ड में, क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है इसका यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स जो इनके हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ये मीन्स इनका रोल था। और इनसे एक बार जब पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि अगर मीन्स इनको पूछा गया, जैसे पत्रकार जो होते हैं या जो भी लोग होते हैं तो थोड़ा अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि आपने इतनी मेहनत की और आपने इतना बड़ा काम किया बट आपको इसके लिए उतना ज़्यादा मीन्स ये फेम नहीं मिला या फिर नोटिस नहीं किया गया, तो आप क्या सोचते हैं? तो इनका इनका जवाब बहुत सिंपल था कि मैंने लाइफ में जो भी पाया है वो मेरे लिए काफ़ी है और मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव किया और मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है। तो ये इतने महान थे। मीन्स ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से हमें क्रेडिट मिले, हमने काम किया है या नहीं किया है, बस हमें क्रेडिट मिल जाए। बट इनका ऐसा नेचर नहीं था। ठीक है, ये बस अपने काम से प्यार करते थे, क्रेडिट वगैरह ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन्होंने बताया कि नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने जितना भी पाया है मेरे लिए काफ़ी है और मैंने समाज को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो मैंने बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यूनिफिकेशन के बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया था, है ना। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ लिखा हुआ न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर द कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड, सेलेस्टियल मतलब जो हेवनली बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इन दोनों मीन्स डोमेन्स को एक साथ क्या किया, यूनिफाई किया। कैसे? ग्रेविटेशन का लॉ जो हमारे अर्थ पे काम कर रहा है, अर्थ के बॉडीज़ के लिए काम कर रहा है, वही सेम लॉ यूनिवर्स के बॉडीज़ के लिए भी काम कर रहा है। तो इन्होंने यूनिफाई किया उस चीज़ को। उसी तरह से और भी बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, जैसे ऑस्टेड आए, फाराडे आए, मैक्सवेल आए। इन्होंने भी काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को, जो अलग अलग ब्रांचेज हुआ करते थे, उनको इन्होंने क्या किया, यूनिफाई किया, एक साथ मिलाया। तो यूनिफिकेशन हमारा क्या होता है, एक मुद्दा होता है जिसको हमें अचीव करना होता है, उससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा लॉ लेकर के आए जो सब चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो वो उसको हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही बता दें, रिडक्शनिज्म किसे कहते हैं, जिसमें कि बेसिक मैटर को, बेसिक एलिमेंट को या बेसिक जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ करके बिगर सब्सटेंस या बिगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग, बिगर डोमेन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाए, वो रिडक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। देखो ये टेबल्स जो दिए हुए हैं, टेबल 1.4, प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेज और डोमेन्स इन नेचर, किसने किसको यूनिफाई करने की कोशिश करी या किया, उसके बारे में टेबल है, आप पढ़ना उसको घर पे। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। देखो नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में एक आता है कि कुछ जनरल लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे सपोज करो कि मान लो दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है आपस में। ठीक है, अगर दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, हीट जनरेट होगा। ठीक है, कुछ साउंड जनरेट होगा। तो ये सब होने से क्या होगा, वहाँ एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो अब एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया एनर्जी, नहीं। वहाँ पर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें ये बताता है कि चीज़ें, ये एनर्जी हमेशा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और वहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ही कोई नई एनर्जी क्रिएट होती है। जो यूनिवर्स है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, तो कुछ कुछ मीन्स लॉज हैं जो हमें मानने होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप सपोज करो कि 21st सेंचुरी में उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो और उसका पूरा मेथड आपने लिख के रखा हुआ है। अब मान लो कि 200 साल बाद कोई साइंटिस्ट आता है और उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराना चाहता है और वो भी हू बहू बिल्कुल आपकी तरह ही सारा डेटा और सारा ऑब्जर्वेशन को देख करके उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है।
तो क्या उसको कुछ अलग कंक्लूजन मिलेगा या सेम मिलेगा? तो सेम कंक्लूजन मिलेगा। मतलब हम हमारे पास जो लॉज थे जिनके हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंट आज किया है, अगर हम उसको दोहरा रहे हैं कई सालों बाद, तो भी वो एक्सपेरिमेंट वैसा का वैसा ही हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशंस पूरे यूनिवर्स से लेकर के छोटे बैक्टीरिया, वायरस या फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तक क्या होता है, पूरा एकदम डाइवर्सिफाइड है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक हमें ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से हम लोग लॉज यहाँ पर बनाते हैं। और उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये बताता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो फिक्स्ड है, आप उसी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, उसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, आप उसको देख करके समझिए कि केमिकल एनर्जी को मोशन में, ठीक है, रेडियंट माने कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, पेट्रोल डलवाए तो केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से थर्मल एनर्जी, हीटर वगैरह जला के, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हर डोमेन में, हर नेचर में, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हो, ठीक है, कोई भी डोमेन हो, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड है। और जो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था अपना कि E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, वहाँ पर हमें ये बताया था कि एनर्जी और मास जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। अगर सपोज करो कि आप कोई ऐसा प्रोसेस करते हो जिसमें कि आपका कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, सॉरी, तो देखो, हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो मान लो कोई न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जो आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, मैं बस सारा कुछ बता दे रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हो। तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस होता है उसमें कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या न्यूक्लियर स्टेशंस में उसी का यूज़ हम लोग करते हैं। देखो लास्ट में हमें इनकी फ़ोटो डाली हुई है सीवी रमन की, सर सीवी रमन की। ठीक है। तो इनके बारे में जानने से पहले ये लास्ट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा आर कंसिडर टू बी फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। देखो फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस थे, उसी तरह से कुछ फंडामेंटल लॉज भी हैं। और क्या फंडामेंटल लॉज है वो, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप पढ़ोगे किस में, इसी 11th में ही पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, चार्ज पढ़ोगे 12 में। तो ये कंजर्वेशन माने क्या हुआ कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, फिक्स्ड। तो वो आपको फंडामेंटल लॉज हैं कि हाँ भाई ये कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये मोमेंटम क्या होता है नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे, है ना। चार्ज का वैल्यू कंजर्व रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है। ये मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन आज हो रहा है और उसी ऑब्जर्वेशन को अगर 200 साल बाद रिपीट किया जाए सेम तरीके से, बिल्कुल सब कुछ सेम लेकर के, तो वो एक्सपेरिमेंट बदलेगा नहीं, कंक्लूजन उसका वही आएगा जो आज आया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी के बुक्स एक्सरसाइजेज में मिलेगा। यहाँ देखो ध्यान से, आफ्टर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, और उसको जो है मीन्स दोबारा से रिपीट किया जाए, ठीक है, तो वो टाइम के साथ जो है चेंज नहीं करेगा। इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी टुडे एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट आफ्टर ए ईयर, द रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी सेम। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो सेम रिजल्ट आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम। मतलब मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ट्रांसलेशन इन टाइम का मतलब समय के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए जैसे जैसे, तो यहाँ पर अभी भी एक्सपेरिमेंट में या नेचर में वही सिमेट्री है जो एक साल पहले थी। समझ रहे हो बात? तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम का मतलब समझाइए। तो सिमेट्री ऑफ नेचर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम या डिस्प्लेसमेंट इन टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और समय के साथ साथ जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और वापस से उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट करेंगे, तो हमारा जो सिमेट्री आएगा, मतलब सिमेट्री मतलब एक समान, जो भी रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा जो रिजल्ट्स एक साल पहले आए थे। ठीक है। तो ये डायरेक्टली बेस्ड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, जैसे मून पे अगर हम लोग चल जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू जो है ना सेम नहीं होता है, जो अर्थ पे वो नहीं होता है, उससे कम होता है, 1/6 होता है, 1/6, 1/6, 1/6। तो जो मून है वहाँ पर हमारा जो, जैसे अर्थ पे ग्रेविटी मान लो 9.8 है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, मतलब 1.6 के आसपास, ये इतना ग्रेविटी हमें मून पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो मून और अर्थ पे दोनों जगह सेम होगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2/r², ये 9 में पढ़ाया गया होगा। तो ये जो फोर्स का जो लॉ है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये हमारा अर्थ पे भी सेम होगा, मून पे भी सेम होगा। लेकिन ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, ग्रेविटी थोड़ा बदल गया है, ग्रेविटी मून पे कम होगा और अर्थ पे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप का जो सिमेट्री होता है, जिसमें कि ट्रांसलेशन इन स्पेस या डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस, जैसे अर्थ पे थे फिर चले गए मून पे, तो हमने स्पेस में ट्रैवल किया, हमने स्पेस में डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन का जो लॉ है अर्थ पे भी वही है, मून पे भी वही है। तो ये जो सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है नेचर में, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस, ठीक है। और ये क्या देता है हमें, ये देता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इस पर एक दो क्वेश्चन बनता है, इसीलिए। अब आते हैं सर सीवी रमन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सर सीवी रमन काफ़ी महान वैज्ञानिक थे और ये इंडिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और फिर जाकर के भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड दिया था। तो इसी से आप समझ लीजिए कि कितने महान वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। मतलब इतने महान वैज्ञानिक थे ये कि इन्होंने मतलब जो अपनी स्कूलिंग है वो 11 साल में ही ख़त्म कर दी, मैट्रिक वगैरह 11 साल में ही दे दिया। फिर मद्रास चले गए, कॉलेज में पढ़े वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन करी, और इनको रमन इफेक्ट के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1930 में दिया गया था, 1930 में दिया गया था। फिर जाकर के 1954 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, आई थिंक, ठीक। तो ये काफ़ी महान वैज्ञानिक थे ये, और इनके नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो इनका योगदान था रमन इफेक्ट में। मीन्स रमन इफेक्ट क्या, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, मतलब कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर सेम कलर ऑफ लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम लोग किसी प्लेट में मीन्स इंसिडेंट कराते हैं तो वहाँ पर जो लाइट पार्टिकल्स है, वो लाइट वेव जो है वो स्कैटर करती है, फैल जाती है, ठीक है। ये रमन इफेक्ट हमें बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, बट ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, बस इतना आप समझिए, इतना जानिए। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स जो है ले करके आएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसके जो एनसीईआरटी पे जो मैंने मार्क किए थे पॉइंट्स, आप उतना अपने बुक में भी पेंसिल से मार्क करके बार बार उसको पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मार्क क्यों करना है, नोट्स क्यों बनाना है, तो गलत है ये, बिल्कुल गलत है। नोट्स बनाना, मार्क करके पढ़ना, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि इतने ही पॉइंट्स को आपको बार बार पढ़ना होगा। पूरी बुक जो है वो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।